नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत करता हूं आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस में। दोस्तों, मेरा नाम है चंद्र प्रकाश और आज की वीडियो में दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट और आज हम लोग सॉल्व करेंगे दोस्तों डीएलएड तृतीय सेमेस्टर गणित प्रश्न पत्र 2019। तो दोस्तों दिल लगा करके ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चंस को बैठिएगा, क्योंकि ये जो क्लास है पूरे क्वेश्चंस को सोल्यूशन हम आपको देंगे। वीडियो लंबा हो सकता है, वीडियो हो सकता है 30 से 35 मिनट का हो या उससे भी कम में समय में हो जाए, लेकिन इतना है दोस्तों कि यदि आप पूरे वीडियो को देखेंगे तो आपको एक एक वीडियो को मैं इतनी आसानी से सॉल्व कराऊंगा दोस्तों कि वीडियो आप देख करके मजा आ जाएगा और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो शुरुआत करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिएगा लास्ट में देखने के बाद। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों डीएलएड तृतीय सेमेस्टर के 2019 का जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि a के पावर 7 इंटू a टू द पावर 9, क्या दोस्तों a के पहला जो क्वेश्चन था आपका वो था a के पावर 7 इंटू a के पावर -9 का मान होगा। आपका ऑप्शन दिया था दोस्तों, वो दिया था a के पावर -9, a के पावर -9 a, बी ऑप्शन दिया था आपका a के पावर +7, सी दिया था a के पावर -2 और डी दिया था आपका दोस्तों a के पावर 2। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, आप लोगों को हमने घातांक की अवधारणा में बताया था दोस्तों कि a के पावर 7 है और a के पावर -9 है। तो यदि दोनों का बेस जो आधार समान हो, क्या दोस्तों आधार समान हो, तो पावर जो होते हैं, घात जो होते हैं वो जुड़ या घट जाते हैं। तो ये देखिए दोनों का क्या है दोस्तों, आधार समान है, तो हम क्या करेंगे इसको एक बार लिखेंगे और यहाँ 7 लिखेंगे। अब यहाँ पर जुड़ेंगे या घटेंगे तो यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लगा देंगे और 9 कर देंगे दोस्तों। तो 7 में से 9 जाएगा तो कितना होगा, -2 होगा, +2 तो होगा नहीं, क्योंकि देखिए समझिए -9 रुपये आप कर्ज लिए हैं, किसी का 7 रुपये अगर आप वापस करेंगे तो आपका आएगा -2, कर्ज में ही लिखेंगे तो a के पावर -2। तो इसका जो ऑप्शन जाएगा दोस्तों सी पर जाएगा, a के पावर -2 पर। और इसका जो सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया था दोस्तों, सेकेंड क्वेश्चन आपका पूछा था a³ - b³, क्या दोस्तों दूसरा नंबर क्वेश्चन था a³ - b³ बटा के a² + ab + b²। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए ऊपर में हमको क्या करना है, इसका पूछा था का मान होगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, a³ - b³। तो जानते हैं कि a³ - b³ का हमें फॉर्मूला होता है a - b a² + ab + b², इतना होता है दोस्तों। तो इसके जगह पे a³ - b³ के जगह पे हम लोग लिख देंगे a - b a² + ab + b², इतना बटा के a² + ab + b², ये होगा। तो ये आपस में क्या होगा दोस्तों, कट जाएगा और आपका आएगा a - b। तो ऑप्शन में दिया था दोस्तों, a में दिया था a² - b², ब में दिया था दोस्तों a - b, और सी में जो दिया था आपको दोस्तों 100 में a² + b² और द में दिया था दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, a - b हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चंस दिया था दोस्तों आपका, तीसरा नंबर क्वेश्चंस दिया था दोस्तों कि 7 बटा के 20, क्या दोस्तों 7 बटा के 20 भिन्न का प्रतिशत रूप, क्या दोस्तों भिन्न का प्रतिशत रूप होगा। तो दोस्तों हमने आपको बताया था 7 बटा के 20 है,
इसका प्रतिशत रूप है दोस्तों, तो प्रतिशत लगाने के लिए हम 100 का गुणा कर देते हैं दोस्तों और प्रतिशत लगा देते हैं। क्यों लगाते हैं, आपके दिमाग में आएगा क्यों लगाएंगे, क्योंकि इस प्रतिशत का मान होता है 1/100। अगर इसको हम हटाएं 1/100 करेंगे तो 100 से 100 कट जाएगा, आपका 1 हो जाएगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो देखिए 7 बटा कितना था दोस्तों, यहाँ पर 20 था, तो 20 पंजे कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों 100 हो जाएगा। और 7 का 5 में गुणा करेंगे तो आपका आएगा कितना दोस्तों 35%। कितना आएगा दोस्तों 35%। तो आपका ऑप्शन दिया था दोस्तों 15%, 20%, 25%, 35%। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका दोस्तों डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा। अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्या दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका पूछा था दोस्तों वो क्या था, कह रहा था कि यदि समुच्चय ए बराबर, क्या दोस्तों यदि समुच्चय ए बराबर ब्रैकेट में दिया था आपका 4, 6, 7 और बी बराबर दिया था दोस्तों 3, 5, 6 हो, तो ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब दोस्तों कॉमन, ए इंटरसेक्शन बी का अवयव होगा, का अवयव होगा। तो दोस्तों ए का मान 4, 6, 7, बी का मान 3, 5, 6, 3, 5, 6। तो आपसे पूछा है दोस्तों 3, 5 ए इंटरसेक्शन बी। तो दोस्तों ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ये होता है मॉस, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है दोस्तों मॉस। तो देखिए इन दोनों में आपका कॉमन क्या है, इन दोनों में आपका दोस्तों ऑप्शन आपका दिया था दोस्तों अ 5 दिया था, ब दिया था आपका 6, स दिया था दोस्तों आपका 7 और द दिया था दोस्तों आपका 4। तो इन दोनों में देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन क्या है। तो देखिए ए का मान ऐसे देखिए हम आपको बहुत ही आसान तरीके से 4, 6, 7, बी बराबर कितना दिया था 3, 5, 6। अब इन दोनों में देखिए जो दोनों में कॉमन होगा वही होगा इंटरसेक्शन बी। तो देखिए 4 इसमें है नहीं है काट देंगे। अब देखिए अब 7 इसमें है नहीं है काट देंगे। अब इसमें क्या देखिए 3 इसमें है नहीं है काट देंगे, 5 इसमें है नहीं है काट देंगे, 6 देखिए दोनों में है, ये 6 देखेंगे तो दोनों में, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा 6। जो आपका ऑप्शन किस पे जाएगा दोस्तों ब पर जाएगा। समझ में आया होगा। 5वां क्वेश्चन दिया था दोस्तों 1 वर्ग मीटर बराबर कितना होता है। क्या दोस्तों 1 वर्ग मीटर बराबर कितना होता है। दोस्तों बहुत तेजी में तो नहीं पढ़ा रहे होंगे। 5वां क्वेश्चन दिया था दोस्तों 1 वर्ग मीटर बराबर है, बराबर है। ऑप्शन आपका दिया था दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 दिया था दोस्तों 1000 वर्ग सेंटीमीटर। कितना 1000 वर्ग सेंटीमीटर। ब दिया था आपका दिया था दोस्तों 100 वर्ग सेंटीमीटर, 100 वर्ग सेंटीमीटर। 100 दिया था दोस्तों आपका 10,000 वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। और द दिया था दोस्तों आपका 10 वर्ग सेंटीमीटर, 10 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए अब दोस्तों दिया है 1 वर्ग सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है दोस्तों देखिए 1 वर्ग मीटर है। अब समझिएगा, अब देखिए 1 वर्ग मीटर, इसका मतलब क्या है 1 वर्ग मीटर, इसका मतलब यह है दोस्तों मीटर का स्क्वायर, 1 वर्ग मीटर का स्क्वायर। तो दोस्तों 1 मीटर में, अब वर्ग मीटर है, देखिए वर्ग मीटर है, तो 1 मीटर में आपका कितना सेंटीमीटर होता है 100 होता है। तो इस मीटर की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर कर सकते हैं। क्योंकि देखिए 1 मीटर स्क्वायर का मतलब यह है दोस्तों, फिर से आपको समझाने की कोशिश करते हैं हम। देखिए 1 मीटर इंटू 1 मीटर कर सकते हैं भाई, 1 मीटर स्क्वायर को हम 1 मीटर इंटू 1 मीटर लिख सकते हैं, तब तो 1 मीटर स्क्वायर होगा 1 वर्ग मीटर होगा। तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है 100 सेंटीमीटर होता है। तो हम लिख सकते हैं देखिए 100 सेंटीमीटर गुणित 1 मीटर है तो 100 सेंटीमीटर, इतना कर सकते हैं। तो इसके जगह पे हम लिख सकते हैं देखिए 100
सेंटीमीटर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब जब हम इसको लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 100 गुणुत्ते सेंटीमीटर गुणुत्ते सेंटीमीटर, तो 100 का 100 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों आपका 10,000 आएगा, और सेंटीमीटर का सेंटीमीटर में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो जाएगा 10,000 वर्ग सेंटीमीटर। भाई सेंटीमीटर स्क्वायर को वर्ग सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं, तो 10,000 ऑप्शन को इस पे आपका जाएगा दोस्तों सी पर जाएगा। अब आपका ये जो बहुविकल्पी प्रश्न था दोस्तों आपका खत्म हो गया। अब आपका पूछा था क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आपका पूछा था दोस्तों, और बहुत ही मजेदार है, क्योंकि देखिए मैं हर एक चीजों को अच्छी तरह से पढ़ा चुका हूं, एक एक चैप्टर एक एक कॉन्सेप्ट। अब अति लघुत्तरी प्रश्न में आपका पहला जो प्रश्न था दोस्तों ये था कि वाहक चेक किसे कहते हैं। क्या दोस्तों वाहक चेक किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। तो वाहक चेक किसे कहते हैं दोस्तों, इसके बारे में हम बताए थे कि वह चेक, क्या दोस्तों वह चेक, यहां पर देखिए हम आपका इसका वो कर देते हैं, वाहक चेक के बारे में बताए थे, यह चेक जिसके नाम होता है, क्या दोस्तों जिसके नाम होता है वह स्वयं, क्या दोस्तों वह स्वयं अथवा किसी वाहक के द्वारा, वाहक के द्वारा, वह किसी वाहक के द्वारा उस पर लिखी धनराशि को बैंक से प्राप्त कर सकता है, बैंक से प्राप्त कर सकता है। लेकिन चेक पर खातेदार का हस्ताक्षर होना चाहिए। क्या दोस्तों चेक पर खातेदार का जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए दोस्तों हस्ताक्षर, हस्ताक्षर होना आवश्यक है या होना चाहिए। तो कहने का मतलब दोस्तों वाहक चेक क्या होता है दोस्तों कि यह चेक जिसके नाम होता है, यह जो वाहक चेक होता है दोस्तों ऐसे लिखेंगे, वह चेक या फिर यह चेक जिसके नाम होता है वह स्वयं अथवा किसी वाहक के द्वारा उस पर लिखी जो धनराशि होती है दोस्तों उसको क्या कर सकता है, वो प्राप्त कर सकता है। लेकिन शर्त है कि उस चेक पर खातेदार का क्या होना चाहिए दोस्तों हस्ताक्षर होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों हस्ताक्षर होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या था दोस्तों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7 था ये दोस्तों, एक समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाली भुजाएं, क्या दोस्तों एक समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाली भुजाएं 4 सेंटीमीटर था 6 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या दोस्तों तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मजेदार है क्वेश्चन। ये देखिए ऐसा क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछा गया है और पूछा जा सकता है। तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों, देखिए एक समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज हम लोग बना लेंगे दोस्तों। जैसे देखिए हम आपका एक समकोण त्रिभुज हम बना देते हैं, ये देखिए समकोण त्रिभुज। अब इसमें बोल रहा है दोस्तों भुजाएं 4 सेंटीमीटर था 6 सेंटीमीटर, इसको मान लेते हैं ये आपका 6 सेंटीमीटर है और इसको मान लेते हैं दोस्तों 4 सेंटीमीटर, तो इसको मान लेते हैं ए बी सी, ये हो गया। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो दोस्तों समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल के बारे में हमने बताया था दोस्तों कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणुत्ते आधार गुणुत्ते ऊंचाई। बताया था दोस्तों
कि कोई भी नहीं नाप सका समुद्र की गहराई और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणुत्ते आधार गुणुत्ते ऊंचाई। ठीक, तो आपका 1/2 गुणुत्ते, अब आपको बोलेंगे भुजाएं 4 सेंटीमीटर था 6 सेंटीमीटर है, तो चलिए ठीक है 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर है, तो देखिए इस पे आधार की लंबाई किसने दिया, अगर आपको आधार बनाना है तो इसको भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये आपका आधार दिया है दोस्तों, तो आधार कितना है दोस्तों 6 सेंटीमीटर है, तो 6 का गुणा कर देंगे, और ऊंचाई तो ये आपकी ऊंचाई हो जाएगी, ये इसको ऊंचाई हम मान लेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका 4। तो देखिए 2 से इसको 2 दूना 4 कट जाएगा, और 6 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 12। क्या हो जाएगा दोस्तों 12 सेंटीमीटर, 12 वर्ग सेंटीमीटर होगा दोस्तों, वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, ये समझ में आएगा दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 दिया है यदि 9x 12 और 16, क्या दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 दिया है दोस्तों, यदि 9, x, 12 व 16 समानुपात में हूं, क्या दोस्तों समानुपात में हूं, तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों ये कह रहा है यदि 9x 12 व 16 समानुपात में हो तो x का मान ज्ञात करिए। तो समानुपात कैसे होता है दोस्तों, ऐसे होता है, देखिए 9 संबंधे x, अब देखिए समानुपाते 12:16, ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। तो हमने क्या बताया होगा दोस्तों, आपको कॉन्सेप्ट वीडियो में बहुत अच्छी तरह से बताया था कि जब ऐसे हो तो बाहर का बाहर में गुणा कर देते हैं और अंदर का अंदर में गुणा कर देते हैं, यही बताए थे। बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। ठीक है, तो हम इसमें कर देंगे, देखिए 9 गुणुत्ते 16 बराबर x गुणुत्ते 12, ये हो जाएगा। अब देखिए 3 चौके 12, 3 चौके 12, यहाँ देखिए 4 चौके 16, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, तो x का मान ज्ञात करना है, तो x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 4 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, पहला तरीका। दूसरा तरीका अगर आपको ये नहीं समझ में आता है तो देखिए क्या करेंगे, 9:x है ना, तो 9:x अगर कोई संख्या देखिए x अनुपात y रहता है तो उसको x बटा के y लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। तो यहाँ देखिए 9:x है तो 9/x तो लिख ही सकते हैं, लिख सकते हैं। अब समानुपात है, इसका मतलब है दोस्तों बराबर, सम मतलब बराबर, अनुपात मतलब रेशियो, सम अनुपात, सम प्लस अनुपात, सम मतलब बराबर का अनुपात। तो देखिए 12:16 तो इसको लिख सकते हैं 12/16 कर सकते हैं। अब इसका इधर गुणा कर लीजिए, इसका इधर गुणा कर लीजिए, इतना तो आता होगा। तो अब देखिए इसका 12 का x में गुणा करेंगे तो हो जाएगा, देखिए 12x बराबर 16 गुणुत्ते 9। तो देखिए फिर x बराबर क्या रहेंगे, तो 16 गुणुत्ते 9 अब बटा के 12, तो फिर काट लीजिए, देखिए 3 त्रिका 9, 4 3 12, 4 एकम 4, 4 चौके 16, तो 4 3 कितना हो जाएगा दोस्तों 12, तो x बराबर कितना हो जाएगा 12। या फिर ऐसे कर सकते थे 16 9 144 और 12 बार हम 144, वैसे भी कर सकते थे दोस्तों। तो समझ में आ रहा होगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9, उसको देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर जो आपका 9 ये कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया था दोस्तों कि x² प्लस 3x माइनस 10, क्या दोस्तों x² प्लस 3x माइनस 10 का गुणनखंड ज्ञात करिए, का गुणनखंड ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसके बारे में बहुत ही अच्छे मजेदार तरीके से हमने आप लोगों को बताया दोस्तों। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग क्या करते हैं, x² प्लस 3x माइनस 10 का गुणनखंड हमें ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर कुछ है नहीं तो 1 मानेंगे, तो 10 का 1 में गुणा करेंगे, क्या करेंगे 10 का हम 1 में गुणा करेंगे, तो 10 एकम कितना आएगा दोस्तों आपका 10 आएगा, कितना आएगा 10। अब 10 का हम क्या करेंगे गुणनखंड कर लेंगे, तो 2 से कटेगा 5 और 5 से कटेगा आपका 1।
अब इस 10 को किसको, इस 10 को हमें ऐसे दो भागों में बांटना है, ऐसे दो भागों में बांटना है कि यदि हम गुणा करें तो हमें 10 मिले और जोड़ें या घटाएं तो हमें 3 मिले। तो इनका गुणनखंड किया दोस्तों, 5 और 2 मिला, 5 गुणित 2 कर सकते हैं। देखिए 5 दूना के 10 और 5 माइनस अगर हम 2 करें तो कितना आएगा आपका दोस्तों, 3 आ जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको कर लेते हैं, तो लिख लेंगे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस, भाई 10 को हमने तोड़ा है तो 5 माइनस 2 आया, तो 3 को लिख सकते हैं 5 माइनस 2, क्योंकि देखिए 3 बराबर क्या हम 5 माइनस 2 नहीं लिख सकते हैं, 5 में से 2 घटाएंगे तभी तो 3 आएगा ना। तो इस 3 की जगह पर हम क्या लिखेंगे दोस्तों, 5 माइनस 2 एक्स माइनस 10, ये कर लेंगे। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस इस 5 का इस एक्स में गुणा होगा तो हो जाएगा 5x माइनस इस 2 का एक्स में हो जाएगा तो 2x, और माइनस कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 10 हो जाएगा। अब इन दोनों में देखिए दो दो का हम जोड़ा बनाने के, इन दोनों में क्या कॉमन है दोस्तों, कुछ कॉमन होगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर है और 5x है, तो एक्स स्क्वायर है तो एक्स जैसे आपका एक्स स्क्वायर है तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स इंटू एक्स हो जाएगा। तो एक एक्स कॉमन यहाँ से हो सकता है, तो जब एक एक्स कॉमन ले लेंगे, जब एक एक्स कॉमन ले लेंगे तो बचा क्या यहाँ पर, एक एक्स बचा। भाई एक एक्स कॉमन हो गया तो एक ही एक्स बचा ना, तो एक एक्स यहाँ बचा और एक एक्स यहाँ से कॉमन हो गया तो यहाँ बचा क्या आपका दोस्तों 5 आया। ये समझ में आया। अब इन दोनों में देखिए ये है -2x माइनस 10, तो -2x, अब माइनस 10 को लिख सकते हैं 2 गुणित 5, तो देखिए 2 दोनों में कॉमन है और 2 दोनों में कॉमन है, लेकिन माइनस भी तो कॉमन है क्योंकि हमें x प्लस 5 बनाना है। तो -2 कॉमन ले लेंगे, तो देखिए -2 जब इतना कॉमन हो गया तो यहाँ बचा क्या आपका सिर्फ x बचा, तो x कॉमन ले लिए। अब यहाँ से देखिए -2 जब ये पूरा कॉमन हो गया तो कुछ नहीं तो प्लस तो बचेगा, तो यहाँ हो जाएगा +5 हो जाएगा। x प्लस 5 क्या है दोस्तों, दोनों में है। अब दोस्तों इसमें x प्लस 5 कॉमन ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। जब x प्लस 5 हम कॉमन ले लेंगे आपका यहाँ पर देखिए, तो x प्लस 5 जब हम कॉमन ले लेंगे तो देखिए यहाँ से जब x प्लस 5 कॉमन हो गया तो बचा यहाँ पर क्या आपका x बचा, क्या बचा आपका दोस्तों x बचा, और यहाँ क्या बचा आपका -2 बचा, ये बचा। यही क्या हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। कौन सा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है दोस्तों कि 6 मीटर लंबाई, क्या दोस्तों क्वेश्चन नंबर दिया था आपका ये कि 6 मीटर लंबाई, 6 मीटर लंबाई 2.5 मीटर ऊंचाई, क्या दोस्तों 2.5 मीटर ऊंचाई एवं 15 सेंटीमीटर एवं 15 सेंटीमीटर मोटाई वाले एक दीवार का आयतन ज्ञात कीजिए। एक दीवार का आयतन ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों बहुत ही मजेदार और बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कि 6 मीटर लंबाई, तो 6 मीटर लंबाई मान लेते हैं दोस्तों, ये इस बुक को मान लीजिए, ये बुक है, मान लेते हैं दीवार है। अब कह रहा है दोस्तों कि 6 मीटर लंबाई, तो अब मान लेते हैं दोस्तों कि इसकी जो लंबाई है क्या है आपका 6 मीटर है, 6 मीटर लंबाई हो गया। अब देखिए 2.5 सेंटीमीटर ऊंचाई, अब इसकी जो ये जो ऊंचाई है ये, या फिर ये ऐसे मान लीजिए इसकी ये जो आपका ऊंचाई हो गया, ठीक है, ये लंबाई हो गया, ये ऊंचाई हो गया, ठीक। तो ये 2.5 सेंटीमीटर है और मोटाई क्या है दोस्तों, ये तो मोटी है ना इतना किताब, और इसकी जो मोटाई दिया है ना आपका 15 सेंटीमीटर दिया है, तो इसकी दीवार का आयतन ज्ञात करेगा दोस्तों। ये जो पूरी दीवार है, मान लेते हैं एक दीवार है भाई, एक दीवार का ऐसे सामने तो ऐसे खड़ा ही हो गई ना, तो अब देखिए इसकी लंबाई हो गई, ये ऊंचाई हो गया और ये मोटाई हो गया। तो ये है किस शेप में, इसको देखिए तो किस शेप में है, घनाभ के शेप में है। तो घनाभ का आयतन क्या होता है आपका, घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन होता है दोस्तों लंबाई गुणित चौड़ाई और गुणित ऊंचाई, या मोटाई कर सकते हैं, ऊंचाई की जगह मोटाई भी लिख सकते हैं हम। तो अब देखिए लंबाई क्या दिया दोस्तों आपका, देखिए सबसे पहले देखिए सबसे कम चीज में क्या दिया, देखिए ये लंबाई में दिया है, ये भी मीटर में दिया है, लेकिन ये सेंटीमीटर दिया है। तो या तो मैं सबको क्या कर लूं,
सेंटीमीटर में करूं या तो इसको मीटर में कर दूं। तो ऐसा है कि हम सबको क्या कर देते हैं दोस्तों, सेंटीमीटर में कर देते हैं। तो लंबाई बराबर क्या है दोस्तों, 6 मीटर। तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100। तो 6 में जब हम 100 का गुणा करेंगे तो आपका है होगा कितना दोस्तों, 600 सेंटीमीटर ये होगा। अब आपका दोस्तों चौड़ाई दिया है दोस्तों इतना, या फिर ऊंचाई मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए ऊंचाई की जगह पे। तो ऊंचाई आपका कितना दिया है दोस्तों, ऊंचाई आपका दिया है दोस्तों 2.5 मीटर। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 2.5 गुणित 100 तो आपका आएगा कितना, 250 क्या होगा सेंटीमीटर। और जो आपका मोटाई दिया है क्या दोस्तों, मोटाई दिया आपका कितना दिया दोस्तों, 15 सेंटीमीटर। इसको सेंटीमीटर में चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये जो मोटाई है आपका ऊंचाई है, और ये जो मोटाई है आपका क्या है दोस्तों, ये चौड़ाई है। ये जो मोटाई आपका चौड़ाई है। तो बस कुछ नहीं करना है, जो भी मान आपका दिया 600, 250 और 15 को क्या करना है दोस्तों, गुणा कर देना। तो लंबाई कितना दिया दोस्तों, 600, लंबाई दिया 600, चौड़ाई यहाँ पे देखिए, चौड़ाई की जगह पे यहाँ पे जो आपका मोटाई दिया था दोस्तों उसको लिख लेंगे, ठीक है, उसको हम लिख लेंगे। तो आपका हो जाएगा 15, और ऊंचाई आपका कितना दिया दोस्तों, आपका 250 सेंटीमीटर में दिया है। तो अब आपका देखिए 15 का 6 में गुणा करेंगे, 15 6 के कितना हो जाएगा दोस्तों, 90 होगा। तो आपका हो जाएगा 9000 और गुणित 250 हो जाएगा। अब 25 9 कितना हो जाएगा दोस्तों, 225, या फिर से देखिए 9 5 45 और 9 दूना 18 225 और 1 0 1 2 3 0 इतना क्या हो जाएगा दोस्तों, घन सेंटीमीटर। क्या दोस्तों, घन सेंटीमीटर क्या होगा दोस्तों, आपका आयतन। किसका, दीवार का जो आयतन हो जाएगा दोस्तों, यहां पर दीवार का आयतन हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों, दीवार का आयतन बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, दीवार का आयतन बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, लंबाई गुणित चौड़ाई, या फिर लंबाई गुणित ऊंचाई गुणित मोटाई, कुछ भी कर लीजिए, आपका इतना ही आंसर आएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 में कि 9 सही 4/5 में किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल 42 हो जाए। क्या हो जाएगा दोस्तों, 42 हो जाए। तो देखिए बहुत ही आसान है। देखिए हम आपसे पूछे कि 9 सही 4/5 में किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल 42 हो जाए। अब हम आपसे पूछे दोस्तों एकदम आसान से तरीके से आपसे पूछते हैं। हम पूछ रहे हैं 2 में किसका गुणा करें, ठीक है, 2 में किसका गुणा करें कि हमें 6 मिल जाए भाई। तो इसका मतलब 2 में हम क्या करें, किसका गुणा करें भाई, यक्स का गुणा करें। 2 में हमने यक्स का गुणा किया तो हमें क्या मिल गया, 6 मिल गया। समझ में आया। तो x का मान निकाल लेंगे तो 6/2 आएगा, बराबर क्या आएगा दोस्तों, 3 आ जाएगा। बातें समझ में आई होंगी। तो अब हम करेंगे 9 सही 4/5 में, आप लिख लीजिएगा, माना 9 सही 4/5 में x का गुणा करने पर गुणनफल 42 प्राप्त हो जाता है। तो 9 सही 4/5 में हम किसका गुणा किए, x का गुणा किए, तो हमें मिला कितना, 42 मिल गया। कितना मिला दोस्तों आपका, 42 मिल गया। उसी प्रकार से जैसे 2 में हम किसका गुणा करें तो हमें 6 मिल जाए, तो 2 में x का मान निकालने के लिए, तो x का निकालने के इसका हम क्या करेंगे दोस्तों, भाग कर देंगे। तो या फिर इसको देखिए सही से लिख लीजिए, देखिए 9 का 5 में गुणा करेंगे, 9 5 45 और 4 कितना हो जाएगा दोस्तों, 49। तो हो जाएगा देखिए 49/5 गुणित x बराबर 42। ठीक है, तो x का मान याद करने के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए अब इसको हम देखिए इसका है लिख सकते हैं, देखिए 49x/5 बराबर 42 ऐसे लिख सकते हैं। तो तिर्यक गुणा कर लीजिए, देखिए आपका क्या हो जाएगा 49x बराबर देखिए 42 में, भाई ऐसे ऐसे तिर्यक गुणा कर लेंगे। तो 42 में 5 का गुणा करेंगे, ऐसे देखिए 5 गुणित 42। तो हमें मान किसका निकालना है, x का। तो x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 गुणित 42 बटा के 49। तो देखिए 6 सते 42 और 7 सते 49, तो हो जाएगा देखिए 6 पंचे 30, तो 30/7। तो हम क्या लिखेंगे दोस्तों कि 9 सही 4/5 में 30/7 का गुणा करने पर हमें गुणनफल क्या हो जाएगा दोस्तों, 42 प्राप्त हो जाएगा। या तो इसको सही से लिखना होगा, तो 7 चौके 28 2 30/7,
तो ऐसे भी लिख सकते हैं। 4 सही 2 बटा के 7 का गुणा करने पर हमें क्या करेगा दोस्तों, गुणनफल 42 मिल जाएगा। ठीक है, अब क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों 12वां क्वेश्चन है कि 1000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से। क्या दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 1000 रुपए का, क्या दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 है कि 1000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करिए। क्या दोस्तों, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 1000 रुपए का, तो किस रुपए का, 1000 रुपए, तो 1000 रुपए आपका क्या हो जाएगा, 1000 रुपए आपका क्या होगा, मूलधन होगा, मूलधन होगा। तो देखिए मूलधन बराबर कितना होगा दोस्तों, आपका 1000 रुपए। ठीक, अब आपका 10% क्या है दोस्तों, दर है, दर कितना है दोस्तों, 10%, 10%। समय कितना है दोस्तों, 2 वर्ष। समय कितना दिया दोस्तों, समय कितना दिया दोस्तों आपका, 2 वर्ष। तो आपसे क्या बोल रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, देखिए मूलधन क्या होता है, मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस दर बटा के 100 इतना की घाते समय, और उसमें से -1 हम कर देते हैं दोस्तों। क्या कर देते हैं हम लोग, -1। ये चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला होता है। अगर यहाँ -1 नहीं लगाएंगे तो चक्रवृद्धि मिश्र धन का फार्मूला हो जाएगा। तो जब इसमें करेंगे तो देखिए मूलधन आपका कितना दिया दोस्तों, 1000 दिया है, तो लिख लेंगे देखिए 1000, यहाँ पर 1 प्लस दर कितना दिया दोस्तों, 10%, तो हो जाएगा देखिए 10 बटा के 100 इतना। और समय कितना दिया दोस्तों, 2 और -1 कर लेंगे। तो इसको सॉल्व कर लीजिए तो देखिए आपका हो जाएगा 1000। अब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो 1 बटा के 10 हो जाएगा, तो 10 का 1 में गुणा करेंगे, 10 से कम 10 और 1 जोड़ लेंगे तो हो जाएगा देखिए 11 बटा के कितना हो जाएगा, 10। इतने का क्या हो जाएगा दोस्तों, होल स्क्वायर -1। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा दोस्तों 1000। जब इसका देखिए 11 और इसका करेंगे तो 11 का स्क्वायर होगा, तो 11 11 कितना होता है दोस्तों, 121 बटा के क्या हो जाएगा देखिए 100 -1। ठीक है, जब इसको करेंगे दोस्तों तो आपका हो जाएगा देखिए 1000। अब देखिए इसका तिर्यक गुणा कर लेंगे भाई, 121 बटा के 100 है, अब -1 करेंगे, तिर्यक गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 121। अब क्योंकि इसका इसमें गुणा होगा, इसका इसमें होगा, तो -100 अब बटा क्या हो जाएगा 100। तो 121 में से 100 घटाएंगे तो आपका 21। तो इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों, क्या लिख सकते हैं, 21 बटा के 100। तो 1 2, तो 1 2 200 न कट जाएगा। अब देखिए 21 में 10 का गुणा करेंगे तो 210 रुपये, 210 रुपये आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आएगा। अगर यहीं पर आपसे चक्रवृद्धि मिश्र धन पूछ देता तो 1000 में जैसे मिश्र धन में अगर आपका पूछ देता है तो क्या होता है, मूलधन और प्लस ब्याज होता है। तो मूलधन कितना है देखिए 1000, मूलधन कितना है आपका 1000 और प्लस ब्याज कितना है दोस्तों 210। तो कितना हो जाएगा दोस्तों 1210 रुपये, क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि मिश्र धन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया दोस्तों, एक ठोस घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। क्या दोस्तों, एक ठोस घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ऊंचाई
में 4:5:6 का अनुपात है, 6 का अनुपात है। उसका आयतन क्या दोस्तों, उसका आयतन 960 घन सेंटीमीटर है। क्या दोस्तों, घन सेंटीमीटर हो तो घनाभ की मापें, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ज्ञात करिए। क्या दोस्तों, कहने मतलब घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ज्ञात करना है। क्या दोस्तों, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ज्ञात करना है, ज्ञात कीजिए। तो देखिए बहुत ही आसान और बहुत ही मजेदार तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए कह रहा है दोस्तों, एक ठोस घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में इतने का अनुपात है। जैसे मेरे पास अगर जैसे देखो दोस्तों, मेरे पास 400 रुपए हैं और मेरे दोस्त के पास 600 रुपए हैं। अगर मैं पूछूं कि हम लोगों के पास रुपए तो इतना है, लेकिन अगर इन दोनों का अनुपात अगर पूछा जाए दोस्तों, तो अनुपात में क्या होता है, जो कॉमन होता है वो कट जाता है। जैसे देखिए ये दोनों कट जाएगा और ये 2 दूना 4, यहाँ 3 दूना 6, तो बोलेंगे दोनों के अनुपात कितना है दोस्तों, 2:3 में है। तो यही देखिए लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई न दे करके हमें अनुपात दिया है 4:5:6 का। ठीक है, तो अब इसका कहने का मतलब दोस्तों, जैसे देखिए इन दोनों में देखिए कॉमन क्या था, देखिए इन दोनों में आपका कॉमन था, जैसे देखिए 200 दोनों में कॉमन था, 200 दोनों में था कॉमन, वो हो गया कट गया। तो जैसे देखिए 200 में 2 का गुणा करेंगे तो 400 आ जाएगा, 200 में 3 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 600 हो जाएगा। आएगा कि नहीं? लेकिन क्या रियल 2:3 उसकी जो कमाई है वो तो पैसा तो है नहीं, अनुपात में उनकी वो दिया है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर आपको बताया रहा है दोस्तों, यहाँ पर जो आपका दिया है कि उनकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में इतने का 4:5:6 का अनुपात है। तो यहाँ पर मानेंगे कि माना जो लंबाई है दोस्तों, वो देखिए तीनों में यहाँ पर जैसे देखिए कुछ ना कुछ कॉमन रहा होगा। तो कॉमन जब रहा होगा तो मान लेते हैं यक्स तीनों में कॉमन था और यक्स कॉमन तो कट जाएगा ना। तो मान लेंगे कि लंबाई क्या है दोस्तों, 4x है। इसके बाद चौड़ाई क्या है दोस्तों आपका, 5x है। और ऊंचाई कितना है दोस्तों आपका, 6x है। तो जानते हैं दोस्तों, अब क्या कह रहा है दोस्तों, उसका आयतन। तो ये घनाभ है, तो घनाभ का आयतन, तो घनाभ का आयतन क्या होता है दोस्तों, फॉर्मूला घनाभ का आयतन। तो घनाभ के आयतन का फार्मूला होता है दोस्तों, लंबाई गुणुत्ते चौड़ाई गुणुत्ते ऊंचाई। यही होता है घनाभ का आयतन, लंबाई गुणुत्ते चौड़ाई गुणुत्ते ऊंचाई। और घनाभ का आयतन आपका दिया कितना है दोस्तों, 960 दिया है। तो लंबाई हमने क्या बनाया था, 4x। तो यहाँ लिखेंगे देखिए 960 दिया है बराबर 4x गुणुत्ते 5x और गुणुत्ते कितना है दोस्तों आपका 6x। तो अब इसमें करेंगे देखिए 6×5 30, चौके कितना हो जाएगा 120 होगा। तो 960 बराबर 6×5 30 चौके 120, यक्स का 3 में गुणा करेंगे हो जाएगा यक्स क्यूब, ये हो जाएगा। अब देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, हो गया। अब देखिए 12×8 कितना हो जाएगा, देखिए यक्स, देखिए 12 यक्स क्यूब बराबर आपका 96 दिया है। तो देखिए एक्स क्यूब बराबर कितना हो जाएगा आपका 96 बटा के 12। तो 12×8 कितना हो जाएगा 96। तो एक्स क्यूब बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 8। तो एक्स बराबर क्या है, करड़ी में 8 यहाँ पर क्यूब होगा, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा। या फिर एक्स क्यूब बराबर 8 है ना, तो 8 की जगह पे ऐसे तो कर सकते हैं हम ना, देखिए 2 का क्यूब कर सकते हैं। तो क्यूब कट गया तो एक्स का मान भी ऐसे भी आ सकता है आपका 2 आ सकता है। तो आपसे पूछ रहा है दोस्तों, तो मापे लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ज्ञात करना है। तो देखिए 4x था, तो 4 गुणुत्ते यक्स का मान हमने निकाला कितना 2। तो 2 का गुणा करेंगे तो आप आ जाएगा, देखिए लंबाई कितनी थी आपकी 8 थी और चौड़ाई कितना दिया दोस्तों 5x। तो 5 में 2 का फिर गुणा करेंगे तो आपका आएगा कितना 10 और ऊंचाई कितना है 6x। तो 6 में 2 का गुणा करेंगे तो आपका आएगा कितना दोस्तों 12 सेंटीमीटर। सभी लंबाइयाँ क्या है दोस्तों सेंटीमीटर में, तो 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन और 14वां क्वेश्चन में क्या पूछा है दोस्तों, उसको देखिए। 14वां क्वेश्चन ही बहुत ही मजेदार, बहुत ही आसान पूछा है दोस्तों। चौदहवें क्वेश्चन में आपका पूछा है दोस्तों, दिया है
एक्स स्क्वायर माइनस 1, क्या दोस्तों, एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2i माइनस वाई स्क्वायर, क्या दोस्तों, एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2i और माइनस वाई स्क्वायर का गुणनखंड कीजिए, का गुणनखंड कीजिए। तो देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चंस है आपको देखने में तो बहुत कठिन लग रहा होगा, मगर ये क्वेश्चंस दोस्तों एक लाइन का भी नहीं है। आप अगर देखेंगे ना सीधे आंसर बता देंगे। अब इसको गुणनखंड करना है तो देखिए, जैसे हम यहाँ पर लिख सकते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर, इन पूरा को देखिए यहाँ से यहाँ तक को देख रहे हैं। अगर इसमें से अगर हम माइनस कॉमन लेंगे, देखिए यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर भी कुछ हो जाएगा, कट जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं प्लस, हमारे माइनस कॉमन होगा तो प्लस ही तो बचेगा 2y, और यहाँ से भी माइनस कॉमन हो जाएगा तो प्लस क्या हो जाएगा, देखिए वाई स्क्वायर। तो ये देखिए किसी चीज का आपको फॉर्मूला दिख रहा होगा, देखिए ए स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं बी स्क्वायर प्लस 2ab, अरे वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या होगा, वाई स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुणित वाई गुणित 1, तो वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2i, यही तो है वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2i। वो कैसे भी लिखा हो तो लिख सकते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस, इसको लिख सकते हैं देखिए वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पर कुछ फॉर्मूला आपका बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब देखिए यहाँ पर ए था तो यहाँ पर ए हुआ, लेकिन इस ए की जगह पे एक्स अब प्लस बी है, तो इस बी की जगह पे टोटल क्या है दोस्तों, वाई प्लस 1, तो यहाँ लिख देंगे वाई प्लस 1, एक ब्रैकेट में लिख दिए। दूसरे ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे दोस्तों, एक्स माइनस भाई ए माइनस बी की जगह पे क्या है, वाई प्लस 1 है, तो वाई प्लस 1 लिख देंगे। अब जब ब्रैकेट खोलेंगे तो इसका गुणा हो जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं, प्लस और माइनस का गुणा क्या होता है दोस्तों, माइनस होता है, तो इसको लिखेंगे देखिए एक्स प्लस वाई प्लस 1, एक्स माइनस वाई, अब प्लस और माइनस का गुणा -1, यही क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 15वां क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों, एक वृत्त में, क्या दोस्तों, एक वृत्त में, यह क्वेश्चन देखिए अगर ध्यान से देखेंगे तो बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही अच्छी तरह समझ में आएगा, और ध्यान थोड़ा सा भी हटाएंगे दोस्तों तो क्वेश्चन आपको टफ भी लगेगा। एक वृत्त में एक 10 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची गई है, क्या दोस्तों, लंबी जीवा खींची गई है, 10 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची गई है, जिसकी केंद्र से दूरी 12 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये आपसे पूछ रहा है दोस्तों, तो देखिए पहले आप क्वेश्चंस को समझिए, इसके बाद सॉल्व करिएगा। क्या बोल रहा है दोस्तों, एक वृत्त में, तो हम एक वृत्त बना लेते हैं, ठीक। अब कह रहा है दोस्तों, एक 10 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची गई है, तो एक 10 सेंटीमीटर लंबी जीवा, यही जीवा है, ये जो है आपका, यह जो आपका है ये जीवा है, और इसकी लंबाई मान लेते हैं दोस्तों ये ए बी है, इसकी जो लंबाई टोटल है कितना दोस्तों, 10 सेंटीमीटर है। अब इसकी जो लंबाई मान लेते हैं दोस्तों, ये आपका केंद्र है, ये केंद्र है, केंद्र आपका ओ है। अब कह रहा है जिसकी केंद्र से दूरी 12 सेंटीमीटर है, इस जीवा की इस केंद्र से दूरी है कितना दोस्तों, 12 सेंटीमीटर है। तो अगर इस केंद्र से अगर दूरी, अगर इस पे लंब डाले हैं तो अब ये दोनों को 2 बराबर भागों में बांटेगा, भाई इसको 2 बराबर मान लेते हैं, ये किस एम बिंदु पे काटता है, तो अगर ये टोटल, जैसे देखिए ध्यान रखिएगा दोस्तों, केंद्र से जो भी रेखा जाती है जीवाओं को 2 इक्वल भागों में बांटती है, तो अगर ये पूरा 10 है तो ये 5 होगा, ये भी 5 होगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो ये आपका 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 12 हो गया। तो आपसे पूछ क्या रहा है दोस्तों, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगा दोस्तों, यहां से अगर ए ओ हम लोग निकाल लें, क्या दोस्तों ए ओ निकाल लें, तो यही तो त्रिज्या है, ये त्रिज्या है,
या फिर यहाँ से ऐसे कर सकते हैं, वो भी ज्ञात कर ले, कुछ भी कर ले, ये वृत्त की त्रिज्या। तो हम लोग लिख देंगे दोस्तों। अब देखिए अगर देखा जाए तो ये पूरा त्रिभुज, अब अगर यहाँ से देखिए समझने की कोशिश करिएगा, सिर्फ इसको देखें, देखिए तो ये आपका एक त्रिभुज बन रहा है। इस हिसाब से ABO बन रहा है। ये 5 दिया, ये 12 दिया, तो क्या इसको आप नहीं निकाल सकते हैं? कर्ण में कर सकते हैं नहीं? तो वृत्त की त्रिज्या पूछा है दोस्तों, तो वृत्त की त्रिज्या हमें क्या करना है दोस्तों? AO ज्ञात करना है। क्या करना है? AO ज्ञात करना है। तो हम लिख सकते हैं दोस्तों, ये क्या होगा आपका? देखिए कर्ण हो जाएगा भाई। ये पाइथागोरस अगर लगाएं इस त्रिभुज में तो ये कर्ण होगा, ये लंब होगा, ये आधार होगा। तो हम लोग लिखेंगे दोस्तों त्रिभुज, त्रिभुज किसमें? AO, सॉरी यम है, यहां यम है। त्रिभुज AOM में पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो AO का स्क्वायर तो हो जाएगा आपका, देखिए AO का स्क्वायर बराबर AM, AM का स्क्वायर प्लस OM का स्क्वायर, OM का स्क्वायर। तो AO हमें AO ज्ञात करना है, ना कि AO स्क्वायर। तो AO स्क्वायर बराबर क्या हो जाए दोस्तों? AM कितना है दोस्तों? AM है आपका 5 का स्क्वायर प्लस OM कितना है दोस्तों? 12 का स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर AO का स्क्वायर अगर हम पता करेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों? 25 प्लस 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 144। तो AO ज्ञात करना है, तो AO का स्क्वायर बराबर 144 में 25 जोड़ेंगे दोस्तों तो 169 आएगा। तो AO बराबर करड़ी में कितना लिख देंगे दोस्तों? 169। तो AO बराबर करड़ी से बाहर करेंगे तो आपका कितना दोस्तों? 13 सेंटीमीटर। तो AO क्या होगा दोस्तों? त्रिज्या दिया है, तो AO त्रिज्या कितना हो निकल गया आपका दोस्तों? 13 सेंटीमीटर निकल गया। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, एकदम आसानी से हम लोग वृत्त बना लेंगे। देखिए जैसे जैसे आपका क्वेश्चन दिया है ना, वैसे वैसे आप अगर आप चित्र बनाते चले जा रहे हैं तो क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आपका सॉल्व हो जाएगा। तो ये कौन सा 15 क्वेश्चन नंबर आप 16 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 आपका क्या पूछा है उसको देखिए, वह भी बहुत ही आसान पूछा होगा। एक एक क्वेश्चंस दोस्तों मेहनत से सॉल्व करा रहे हैं और आपको उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन भी अच्छे तरह से पसंद आ रहे होंगे। अब आपका क्या दिया है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है दोस्तों संख्या 1 से 20 तक की, क्या दोस्तों? संख्या 1 से 20 तक की, 1 से 20 तक की सम संख्याओं, क्या दोस्तों? सम संख्याओं, सम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करिए, का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो 1 से 20 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य, तो 1 से 20 तक की हम क्या लिखेंगे दोस्तों? 1 से 20 तक, 1 से 20 तक क्या है दोस्तों? सम संख्या। सम संख्या अगर हम लिखेंगे तो पहली जो सम संख्या होगी दोस्तों 2 होगी, 2 के बाद क्या होगी? 4, इसके बाद 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, यही होगा दोस्तों, यही हो जाएगा। और 20 तक किया तो दोस्तों तो 20 हो जाएगा, हो जाएगा। अब इनका समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो समांतर माध्य क्या होता है दोस्तों? समांतर माध्य का बहुत ही अच्छी तरह से हम आपको बताए हैं। समांतर माध्य बराबर क्या होता है दोस्तों? पदों का योग, पदों का योग बटा के क्या होता है दोस्तों? पदों की संख्या, पदों की संख्या। तो जब इसको करेंगे दोस्तों तो आपका पदों का योग तो हो जाएगा, देखिए 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18 और प्लस 20 बटा के टोटल कितने पद हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना है दोस्तों? 10। तो जब इसको टोटल पूरे को आप ऊपर जोड़ेंगे तो आपका आएगा कितना? 110 और बटा के 10। तो इसको आप कट कर देंगे तो आपका आएगा कितना दोस्तों? 11। तो समांतर माध्य कितना हो जाएगा दोस्तों? आपका 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? समांतर माध्य 11। आंसर सही दिया है। अब अगला क्वेश्चन समझ में आया होगा दोस्तों बहुत अच्छी तरह से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अगर करते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 17, 2 क्वेश्चन और बचे हैं दोस्तों आपके।
क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है दोस्तों, निम्नलिखित घातांकी रूप को लघुगणक रूप में प्रदर्शित करिए। क्या दिया है दोस्तों? निम्न घातांकीय रूप को लघुगणक रूप में प्रदर्शित कीजिए। पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसी में दो चीजें दिया है। 13 का स्क्वायर बराबर 169। इसको क्या करना है दोस्तों? आपको लॉग रूप में करना है, ठीक है। तो दोस्तों लघुगणक रूप में प्रदर्शित करना है, तो देखिए इसको बहुत ही आसान से, जब हम लॉग लगाएंगे, क्या करेंगे दोस्तों? जब हम लॉग लिखते हैं तो ये जो 169 है यहां पर आ जाता है। जहां पर लॉग लगाए, बहुत ही अच्छी तरह से मैंने आपको कॉन्सेप्ट वीडियो में बताया है कि जब हम जहां लॉग लगाए दोस्तों यह जो 169 है यहां पर आ जाएगा, और यह जो 13 है दोस्तों ना, यह आपका आधार बन जाता है, यहां हो जाता है, और यह जो है आपका 2 है यहां पर आ जाएगा। अब आपको प्रूफ करना हो अगर कि ये सही है गलत है, तो इसको हम देखिए कर भी ऐसे कर सकते हैं। देखिए log 13, 169 को हम लोग लिख सकते हैं, देखिए 169 को लिख सकते हैं, देखिए 13 का घाते 2, 13 का घाते 2 इसको लिख सकते हैं, क्योंकि हमें 2 लाना है भाई। ये LHS है या RHS है, तो देखिए इसको लिख सकते हैं, देखिए log m के पावर n, फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, log m के पावर n बराबर हो जाता है, देखिए क्या हो जाता है, n log m हो जाता है। तो देखिए m के पावर n है 2 और log बेस 13 इतना, तो जानते हैं दोस्तों ये हो जाएगा। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि किसी का आधार भी ये भी समान हो और ये भी समान हो तो उसका मान कितना होता है दोस्तों? 1 हो जाता है। तो 2 गुणित 1 बराबर 2, ये हो जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से आपका सही है। और दूसरा आपका क्या पूछा है दोस्तों? दूसरा नंबर, इसी में दूसरा नंबर आपका क्या दिया था दोस्तों? 10 के घाते -3 बराबर 1/10 का क्यूब, इतना दिया है। तो इसको आपको क्या करना है दोस्तों? घातांक रूप में लिखना है, ठीक है। दस के घाते -3 बराबर 1/10 का क्यूब। तो इसको अगर हमको लॉग के रूप में लिखना हो दोस्तों, तो हम इसको इसे लिखेंगे, देखिए लॉग लिख लिया। अब हमने ठीक इसी प्रकार से देखिए, ये जो इसका आधार था ये कहां पर आ जाएगा? यहां पर 10, और इस साइड में जो है 1/10 की, तो इसको लिख देंगे 1/10 का क्यूब, इतना, और बराबर क्या लिखेंगे दोस्तों? -3। ये देखिए इसका लॉग रूप है। इसको भी प्रूफ करना चाहेंगे तो इसको ऊपर कर दीजिएगा, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -3 में बदल जाएगा, तो 10 घाते -3 हो जाएगा, और -3 क्या हो जाएगा? इधर आ जाएगा। तो ये आपको प्रूफ करना होगा। लॉग देखिए सिंपल बात, जब किसी चीज को लॉग में बदलते हैं दोस्तों, तो लॉग लेते हैं तो ये जो आपका होता है ये इसका आधार हो जाता है, ये जो घातांक होता है यहाँ पर आ जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर आया, और ये जो होता है दोस्तों ये इधर चला जाता है, ये वाला यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो समझ में आएगा दोस्तों। अब यह जो DLED तृतीय सेमेस्टर गणित प्रश्न पत्र 2019 है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, उसको देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका 18, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है दिया दोस्तों कि एक समबाहु त्रिभुज के समान कोण, क्या दोस्तों? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक समबाहु त्रिभुज के समान कोण तीसरे कोण से 4 गुना है, 4 गुना है। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान ज्ञात कीजिए। तो आपसे पूछ रहा है दोस्तों, त्रिभुज के, देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का मान
ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों बहुत ही इसको आसान से हम ऐसा आपको आसान तरीका बताते हैं कि आपको मजा आएगा। देखिए कह रहा, देखिए एक समबाहु, पहले बात समबाहु त्रिभुज क्या होता है दोस्तों? समबाहु त्रिभुज के समान कोण। समबाहु त्रिभुज क्या होता है दोस्तों? जिसकी सभी भुजाएं क्या होती है दोस्तों? बराबर होती है। समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं क्या होती है दोस्तों? आपकी बराबर होती है। तो इसमें कह रहा है दोस्तों समबाहु त्रिभुज के समान कोण तीसरे कोण से, यहां समबाहु नहीं समद्विबाहु होना चाहिए, सॉरी समद्विबाहु है दोस्तों, समद्विबाहु, द्विबाहु समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है दोस्तों? समद्विबाहु त्रिभुज में ये होता है दोस्तों, और थोड़ा बड़ा बनाते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है दोस्तों आपका कि दो भुजाएं क्या होती है दोस्तों? आपस में बराबर होती हैं, एक भुजा असमान होती है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है दोस्तों समद्विबाहु त्रिभुज के समान कोण। तो समद्विबाहु त्रिभुज दो भुजाएं अगर बराबर हैं तो इस भुजा के सामने का कोण ए और इस भुजा के सामने का कोण ये दोनों क्या होंगे दोस्तों? बराबर होंगे। ठीक है, तो अब कह रहा है दोस्तों, तो अब मान लेते हैं दोस्तों, अब क्या कह रहा है दोस्तों? तीसरे कोण से 4 गुना है। अगर मान लेते हैं दोस्तों तीसरा कोण आपका ए बी सी, हम मान लेते हैं ये जो कोण है दोस्तों यक्स है, तो इन दोनों भुजाओं का, अगर आप देखिए समझने की कोशिश करिएगा, अगर ये यक्स है तो इन दोनों भुजाओं के कोण, तो भाई ये दोनों बराबर हैं, तो ये भी 4x हो जाएगा और ये भी 4x हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? जैसे मैं कह रहा हूं दोस्तों समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है दोस्तों, पहले फिर समझिएगा, समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो इस भुजा के सामने का कोण ये और इस भुजा के सामने का कोण ये दोनों भी क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। तो अब कह रहा है दोस्तों एक समद्विबाहु त्रिभुज के समान कोण, यह जो समान कोण है ये दोनों कोण आपस में बराबर हो गए। तो मान लेते हैं ये x और ये x है, मान लेते हैं। अब कह रहा है दोस्तों तीसरे कोण से 4 गुना, अब तीसरा कोण भी कुछ होगा, मान लेते हैं इसको पहले हम x मानेंगे। इस कोण से ये दोनों कोण क्या है दोस्तों? 4 गुना है। तो अगर ये x होगा तो ये दोनों क्या होंगे? आपका 4x होंगे। समझ आया दोस्तों? तो देखिए पहला कोण क्या होगा दोस्तों? बराबर 4x मान लेते हैं। दूसरा कोण क्या होगा दोस्तों? उसको भी 4x मानेंगे। और तीसरा कोण हमने क्या दिया दोस्तों? माना है आपका x। तो आपसे क्या पूछा जाता है दोस्तों? त्रिभुज के तीनों कोणों का मान ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही आसान तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। क्यों? आप क्योंकि जानते हैं दोस्तों त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है दोस्तों वो 180 अंश होता है। तो यहां पर हम लिखेंगे दोस्तों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर कितना होता है दोस्तों? 180 अंश। हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो इन सबको जोड़ देंगे, देखिए 4x प्लस 4x और प्लस x, या फिर ऐसे लिखेंगे दोस्तों कोण BAC, ऐसे लिख लीजिए कोण BAC प्लस कोण ACB प्लस कोण ABC बराबर 180 अंश। तो BAC देखिए BAC, तो ये कितना दिया है दोस्तों? 4x अंश। अब देखिए ACB ये भी 4x है और ABC ये कितना है दोस्तों? x है, बराबर कितना? 180 अंश। 4 4 8 और 1 9x। तो देखिए 9x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 180। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 180 बटा के 9, तो 9 दूना के 18, तो x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 20 अंश। तो आपसे पूछ रहा है दोस्तों त्रिभुज के तीनों कोणों को बताइए। तो पहला कोण है कितना दोस्तों? 4x। तो बराबर क्या हो जाएगा? 4 गुणिते 20 बराबर कितना हो जाएगा? 20 चौके 80। दूसरा कोण कितना है दोस्तों? वो भी है आपका 4x। तो हो जाएगा 4 गुणिते 20 बराबर कितना हो जाएगा? 80। तो तीसरा कोण तो x ही है, फिर भी हम लिख लेते हैं तीसरा कोण बराबर x बराबर कितना है दोस्तों? 20 अंश।
तो दोस्तों यह जो आपका डीएलएड तृतीय सेमेस्टर गणित का जो प्रश्न पत्र होता है दोस्तों, यहीं पर समाप्त होता है। अब दोस्तों आप लोगों को जो मैंने पढ़ाया कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आपको हम बताना चाहते हैं दोस्तों कि डीएलएड तृतीय सेमेस्टर का जितना भी मैथ है उसको मैंने कंप्लीट करवा दिया है। सोशल स्टडी सामाजिक अध्ययन जो है दोस्तों उसको भी कंप्लीट करवा दिया है। हिंदी जो है दोस्तों उसको हम पढ़ा रहे हैं, और जितनी भी सब्जेक्ट आपका है दोस्तों सभी को हम लोग करवा देंगे। और डिस्क्रिप्शन में इन सभी की दोस्तों हम लिंक डाल देंगे, अगर आप देखना चाहते हैं तो वहां से देख लीजिएगा। और दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करने की पूरी कोशिश करिएगा दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।